तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में पढ़ा कि चार्जेस कैसे स्टोर होते हैं कैपेसिटर में, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और ये समझा था कि अगर हम एक कैपेसिटर बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जेस बेसिकली कितना स्टोर हो रहा है, या फिर बोल सकते हो कि एक कैपेसिटर कितना एनर्जी अपने में स्टोर कर सकता है, इसके बारे में हमने बात की थी। और इसके प्रीवियस क्लास में हमने उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी किया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या बला है, पहले इसको समझते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स पे जानने से पहले मैं एक छोटा सा चीज पूछना चाहता हूं। लास्ट क्लास हम जब ये टोटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े, वहां पे हमने क्या देखा था कि दो प्लेट ऐसे थे, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना, और इसके अंदर वैक्यूम होता है या फिर एयर होता है, कुछ भी मीडियम होता है। सॉरी, अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में आया होगा या नहीं मुझे पता नहीं, एक चीज दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये दोनों बहुत आसपास हैं, तो ये चिपक क्यों नहीं जाते? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट तो अट्रैक्ट करते हैं ना, एक दूसरे को फोर्स तो लगाएंगे ही। वो पॉजिटिव, जब दो चार्जेस हम रखते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास है तो वो तो चिपक जाना चाहिए ना, वो चिपक जाना चाहिए। लेकिन क्या वहां पे जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे, वहां पे तो यहां पे तो चिपक जाना चाहिए, लेकिन ये चिपक नहीं रहा। तो डाइलेक्ट्रिक इसी चीज में हमें मदद करता है कि इन दोनों प्लेट को चिपकने ना दे या अट्रैक्ट होके वो चिपक ना जाए, तो फायदा क्या हुआ कैपेसिटर बनाने का। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक मटेरियल है, एक टाइप ऑफ मटेरियल है, जैसे कि हम कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक है। इसको जरा समझते हैं। कंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर में बेसिकली हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर में हमारा क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर होता है। अगर एक कंडक्टर है, चार्जेस ट्रांसफर होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर ट्रांसफर होता है। मतलब अगर मान लो मैं एक कंडक्टर यहां पे रखूं, मान लो ये कंडक्टर है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दे दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 यहां पे दे दूं, तो यहां पे क्या होता था, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 यहां पे दे दूं, तो यहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, I इंड्यूस्ड बनता था। और ये I इंड्यूस्ड तब तक बनता रहता था जब तक E इंड्यूस्ड और E0, मतलब इसके कंडक्टर के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर ना हो जाए। जब तक बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोड्यूस हो रहा था E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू इंडक्शन के वजह से। ये तो कंडक्टर हो गया। मतलब अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेस तो फ्लो होता ही होता है, उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके थ्रू पास होता है, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फर्क पड़ता है। अब अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर क्या करता था, ना ही वो चार्जेस पास करने देता था, चार्जेस को भी पास करने नहीं देता था, और उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दो तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता था, इफेक्ट नहीं पड़ता था। तीसरा जो चीज है सेमीकंडक्टर, हालांकि इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर नंबर 14 है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर हम पूरा पढ़ेंगे, ये टॉपिक पूरा हमारा एक चैप्टर है जो आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं, सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल है जिसको हम यूज करके हम चाहे तो सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं या फिर इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं।
एक ही मटेरियल, चाहे वो सेमीकंडक्टर एक ही मटेरियल है जिसको हम यूज करके, अगर मुझे जरूरत है, मुझे कंडक्टर बनाना है तो मैं सेमीकंडक्टर को यूज करके कंडक्टर की तरह यूज कर सकता हूं, और मैं अगर चाहूं तो उसको इंसुलेटर की तरह भी यूज कर सकता हूं। सेमीकंडक्टर का ये काम होता है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रभाव होता है, जो हम उधर आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज के क्लास में हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। तो जो चौथा कैटेगरी है वो है डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक अपने में से चार्जेस पास करने नहीं देता। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ये ऐसा सब्सटेंस है जो अपने में से चार्जेस को पास करने नहीं देता, मतलब उसके थ्रू से चार्ज पास नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू से पास कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू से पास कर सकता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो अपने में से चार्जेस को तो पास नहीं करने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने जरूर देता है, ठीक है, ये समझ लेना। अब अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, इसको जरा समझते हैं। मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, और इसको मैं इसके अंदर या इसको मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, मान लो E0 में रख देता हूं, ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रख देता हूं। अब क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो डाइलेक्ट्रिक है, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब हवा में होगा, अगर हवा भी होता है तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा ये सॉलिड मटेरियल, जनरली ये सॉलिड मटेरियल होता है, और ये जो मॉलिक्यूल से बने होंगे उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो अलाइन कर जाते हैं। अब इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसको ऐसे समझो, वो अलाइन कर जाते हैं, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला प्रोड्यूस होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में फर्क क्या है? कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में यह फर्क है कि जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बराबर हो जाता है तब तक ही ये ई इंड्यूस प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पे जो ई इंड्यूस प्रोड्यूस होता है ना, ये कभी भी इसके साथ बराबर नहीं हो सकता। ये कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बराबर नहीं हो सकता। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा, जो ई इंड्यूस्ड है वो हमेशा E0 से छोटा ही होगा, ठीक है। ई इंड्यूस जो बनेगा वो हमेशा, उसका जो वैल्यू होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब समझ में आया बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या है? सुप्रिया, अगर कुछ लिखना चाहते हो तो इसमें से लिख लो। मैं हालांकि एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि जब आप कॉपी में पढ़ो तो दिमाग में बैठ जाए कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसको मैंने डेफिनेशन वाइज एक थोड़ा 2 लाइनें लिख दिया है। क्या होता है? ए डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने में से चार्जेस को फ्लो करने का परमिशन तो नहीं देता, लेकिन अपने में से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने देता है। तो ये इसको हम बोलते हैं, ये उस मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स में रखूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो वो कैसे बिहेव करता है या उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली 2 तरीके के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे थोड़ा केमिस्ट्री आ जाएगा तो मैं उसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बस ये बता देता हूं पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसको समझना, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो प्रोटॉन का जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बने होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने होंगे, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, पोलर हो नॉन पोलर हो। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर, ये दोनों तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए होंगे ना। अब ये जो प्रोटॉन होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इसी में ही कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अब देखो, अगर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है मतलब उसमें प्रोटॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब मान लो प्रोटॉन और ये छोटे छोटे दो इलेक्ट्रॉन, इनके अपने खुद कुछ सेंटर ऑफ मासेस होंगे, इसका भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, इसका भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, इसका भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। अगर प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मासेस होते हैं, अगर प्रोटॉन का और सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मासेस होते हैं, अगर वो कोइंसाइड ना करे, अगर वो कोइंसाइड ना करे, मगर इसका सेंटर ऑफ मास, प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और इसका, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये कोइंसाइड ना करे, डू नॉट कोइंसाइड, do not coincide, then हम उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, वो मॉलिक्यूल्स जिसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करे, उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? लाइन करियो, मैंने धरो एठी गोटे, ये मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका सारा का सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पे लाई करेगा। अगर ऐसे हो रहा हो, अगर लाइन करता है तो वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझते हैं, जिसका अलाइन नहीं करेगा, जिसका कोइंसाइड नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का, अगर यहाँ पे H होता है, यहाँ पे O2 होता है, O2 मतलब O और यहाँ पे O, और वो ऐसे बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में लगभग 115 डिग्री होता है, मुझे याद नहीं है, अगर चाहो तो केमिस्ट्री सर से कंफर्म कर देना। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास, ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसीलिए ये क्या हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्या नाम है उसका, हाँ, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कैसा रहता है, H और H, अगर मॉलिक्यूल्स भी इसका बनाए तो वो उसका H और H जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज याद रखना, केमिस्ट्री सर को अच्छे से पूछना, वो और अच्छे से समझा सकेंगे। मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मुझे केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहता, लेकिन बस फिजिक्स में जितना जरूरत है मैं आपको वही बता देता हूँ। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के मतलब मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, अगर उनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करे, उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर जिस मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, इनका सेंटर ऑफ मासेस अगर कोइंसाइड कर जाए, मतलब मिल जाए, एक ही लाइन पे लाई कर जाए, देन हम उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया सुप्रिया क्या होता है? समझ में आया पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अब इसी के बेस से, इसी को देख के हम आयोनाइजेशन या फिर आयोनाइजेशन बोलो, इसी को देख के हम पोलराइजेशन क्या होता है उसको समझेंगे। अगर मान लो कोई कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक मटेरियल है जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, मटेरियल है जो नॉन पोलर, मान लो पोलर मॉलिक्यूल से बना है। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब उनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। अब अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो मतलब वो कैसे अलाइन कर रहे होंगे, वो कुछ ऐसे कर रहे होंगे, इसके अंदर अलग अलग है ना, या फिर कुछ एंगल पे बना रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसे भी होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही होंगे।
या फिर अगर कोई एक मान लो डाइलेक्ट्रिक है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ ऐसे होंगे। जब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, अभी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, जब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, मान लो E0 में रखा दोनों को, ठीक है, दोनों को रखा। अब ऐसा नहीं है बस अगर मैं नॉन पोलर बोल रहा हूं तो ये ऐसे ही होंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, रैंडमली कैसे भी हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स वो बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E0 पे रखता हूं दोनों में, जब E0 पे रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा या फिर उसमें क्या होगा वो जरा देखते हैं। जब इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो अलाइनमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा, जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अलाइनमेंट होगा वो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। अलाइनमेंट चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की ओर जाता है। तो अगर ये अगर अलाइन होंगे तो कैसे अलाइन होंगे, यहां पे पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से निकल, हाँ यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, जो ब्लू पेन में बना रहा हूं, ऐसे अलाइन हो जाएंगे सारे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसके थ्रू चार्जेस तो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा है वो क्या करेगा, वो इनको अलाइन करेगा या एक फोर्स लगाएगा जिसके वजह से वो सीधा खड़े हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब स्कूल वगैरह में जाते हो, हालांकि स्कूल वगैरह की बातें करना बुरा लगता है, मुझे समझ में आता है क्योंकि बहुत दिन हो गया स्कूल वगैरह गए नहीं हो, लेकिन अगर याद करो छोटे क्लास में आप अगर स्कूल जाते हो तो असेंबली से पहले सब भीड़ भाड़, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे फिश मार्केट में खड़े हो, मतलब कोई भी किधर भी देख के खड़ा हो रहा है, कोई भी जाके छोटे से ग्रुप बना के खट्टी कर रहा है, सब कुछ चलता रहता है वहां पे। लेकिन एक बार टीचर आ जाए और माइक ऑन कर दे या फिर कुछ भी एक शोर शराबा हो जाए तो सब कुछ अलाइन होके एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाते हो, उसके बाद असेंबली शुरू होता है या नहीं होता। तो वही चीज है वहां, यहां पे जब एक टीचर नहीं आए थे, मतलब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वो अपने मन मर्जी का घूम रहा था, कहीं पे भी था मॉलिक्यूल्स, कहीं पे भी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता हूं तो वो क्या होता है, वो अपने आप को अलाइन कर देता है इस हिसाब से। अब क्यों अलाइन कर देता, बोलोगे सर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाता है कहां से, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, तो मतलब इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा और उस तरफ नेगेटिव होगा, तो मतलब पॉजिटिव की ओर नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और इधर ये वाला पॉजिटिव उधर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वही सेम चीज अगर मैं यहां पे भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा है, अब इसमें जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा है तो यहां के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव में अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, जो अब ऐसे जब अलाइन हो गए तो क्या होगा, तो अगर आप देखोगे यहां से मैं अगर इधर से देखो, जब अलाइन हो गया यहां पे ये हो गया पूरा सिर्फ नेगेटिव जो इसके बॉर्डर में है, और यहां पे बॉर्डर में क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव बन जाएगा इस वाले प्लेट में। इधर भी अगर देखोगे तो यहां पे भी बॉर्डर में नेगेटिव और यहां पे बॉर्डर में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ड्यू टू दिस अलाइनमेंट उसके बॉर्डर के पास चार्जेस जमा हो जाएंगे, जिसको हम इंडक्शन के मेथड से भी हम समझे थे चैप्टर 1 में, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जब हम याद करो, जब हम बात कर रहे थे कंघी से, मतलब कॉम्ब से जब ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं और उसको पेपर बिट्स के पास रखते हैं, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे इसके पास जो अंदर में जो पॉजिटिव नेगेटिव बचा, ये इसके वजह से जो फोर्स होगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इस पॉजिटिव की वजह से और इस नेगेटिव की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस बॉर्डर में बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, वो बच जाएगा।
ठीक है, और इधर भी वही सेम चीज होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलर, पोल्स, पोलर्स को जब दो पोल्स को हम अलग अलग करेंगे वो हो गया पोलराइजेशन उस मेथड को। तो जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमने क्या किया, दो पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर एक साइड में सारा नेगेटिव कर दिया और एक साइड में सारा पॉजिटिव कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। समझ में आया पोलराइजेशन क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है वो तो समझ गए। अगर हम पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में कैसा बिहेवियर होता है, वो कैसे काम करता है, उन सब के बारे में हमने समझ लिया। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो भी समझ लिया। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है वो ये है कि अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालता हूं, अगर मैं क्योंकि कैपेसिटर में भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, एक ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव प्लेट। अब ये दोनों प्लेट्स के वजह से अगर इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा ई, जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं तो क्या चेंजेस होंगे और क्या कैपेसिटेंस में चेंजेस होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होगा, क्या होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक है ना कैपेसिटेंस वाला, जो जब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो पूरा 1.5 घंटे का पढ़ाई है। तो आज के क्लास में हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आज का पता है आज का क्लास थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मैं जानबूझ के इसको छोटा रख रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में पूरा चीजें उसमें खत्म करेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालें तो क्या होगा, अगर अलग अलग साइज के डालें, अगर आधा डाइलेक्ट्रिक डालूं आधा वैक्यूम रखूं तो क्या होगा, अगर मैं हर चीज जो इसमें आएगा या आने के चांसेस है, चाहे आपके वो एंट्रेंस में हो या फिर चाहे आपके बोर्ड्स में हो, जो भी आने के प्रोबेबिलिटी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसमें डेरिवेशन भी बहुत सारा है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है और वो काम कैसे करता है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कि अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को डालता हूं तो वो कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी। और दो क्लास में नेक्स्ट क्लास हम उसके बारे में बात करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक वगैरह डालेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।